ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जी डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस पे कि हम डिसीजन के लिए ये दो अप्रोचेस कॉमनली यूज करते हैं। फर्स्ट रैशनैलिटी है जिसमें बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट की जाती है और बेस्ट का से रिक्वायरमेंट ये है कि ऑल ऑप्शंस वो कितनी है, वो 10 है, वो 10,000 है, ऑल ऑप्शन जितनी भी हैं उन सबको इवैल्यूएट करने के बाद उनमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट की जाए। ऑब्वियसली जब ऑप्शंस थोड़ी हो तो आप रैशनल हो सकते हैं, 10 ऑप्शंस हैं तो आप रैशनल हो सकते हैं। अगर ऑप्शंस 10 नहीं है, ज्यादा है, तो रैशनैलिटी को यूज करना दैट इज रियली टफ। कि अगर 100 ऑप्शंस है, 200 ऑप्शंस हैं, तो उनको इवैल्यूएट करने के लिए टाइम चाहिए है, रिसोर्सेज चाहिए। और अगर आपने उनको इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया 1 महीना 2 महीना आपने इसी पे स्पेंड कर दिया, तो मे बी वो डिसीजन का टाइम गुजर गया, उस डिसीजन का फायदा ही नहीं रहा कि आप लेट हो गए। तो देन वी गो फॉर बाउंडेड रैशनैलिटी, एंड बाउंडेड रैशनैलिटी दैट मीन्स मैनेजर्स मेक डिसीजंस रैशनली, लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, अच्छी चॉइस सिलेक्ट करते हैं, बेटर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, बट आर लिमिटेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। बट वो लिमिटेड होते हैं, बाउंडेड होते हैं to process information, that they cannot find out all the information, they cannot find out all the alternatives, they cannot evaluate all the alternatives. So what they do, they limit themselves. Like अगर मैंने बीबीए के बाद जॉब फाइंड आउट करनी है, मैं जॉब के लिए सर्चिंग स्टार्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स है से मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए जो फैसलाबाद में ही हो, 30,000 के अराउंड सैलरी हो। तो अगर मुझे एक ऑफर आती है जिसमें 30,000 मुझे सैलरी ऑफर करते हैं, फैसलाबाद की जॉब है, अच्छी कंपनी है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं इस बात का इंतजार करूं या फाइंड आउट करूं या ट्राई करूं कि यार इससे अच्छी कोई ऑप्शन मिल जाएगी, इससे अच्छी कोई जॉब मिल जाएगी। बल्कि मैं वो पहली ऑप्शन जो मेरी प्रॉब्लम को फुलफिल कर रही है, जो मुझे सेटिस्फाई कर रही है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है, जिससे मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, मैं उससे बेहतर के लिए ट्राई नहीं करूंगा। सो विल नॉट सीक आउट और हैव नॉलेज ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिव, विल सेटिस्फाइज, choose the first alternative encountered that satisfactorily solves the problem. वो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव जो मिलेगा जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मतलब पहला नहीं, जो कोई पहला होगा वो नहीं, वो वाला पहला, वो वाली फर्स्ट ऑप्शन जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जैसे शर्ट बाय करनी है, पहली शॉप पे गया, पहली शर्ट देखी, पसंद नहीं आई, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सेकंड देखी नहीं आई, वो वाली पहली शर्ट जो मुझे अच्छी लगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, वो परचेज कर लूंगा। ये ट्राई नहीं करूंगा या शायद इससे अच्छी शर्ट अगली शॉप से मिल जाए, ऐसा नहीं करूंगा। So rather than maximize the outcome of their decision by considering all alternative and choosing the best, ये approach rationality में rather than मतलब बजाय इसके कि मैक्सिमाइज करें आउटकम, हम बाउंडेड रैशनैलिटी में सेटिस्फाइज करते हैं। सो रैशनैलिटी अप्रोच मैक्सिमाइजिंग अप्रोच है, उसमें मैक्सिमम फायदे वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है सारी ऑप्शंस को देखने के बाद। तो अगर तो ऑप्शंस थोड़ी हैं, अगर तो डिसीजन वाकई इतना वर्दी है, इतना बड़ा है, इतना वैल्यूएबल है, इतना उसमें रिस्क इन्वॉल्व है कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम रैशनैलिटी पे जाएंगे। अगर डिसीजन इतना वर्दी नहीं है या ऑप्शंस इतनी ज्यादा है कि सारी ऑप्शंस देखी नहीं जा सकती, सारी ऑप्शंस को देखने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है,
टाइम नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो आप बाउंडेड रैशनैलिटी को यूज करेंगे। कि अदरवाइज तो आप अगर इस तरह सोचें तो आप शर्ट खरीदने निकलें और पहली शर्ट आपने देखी, दूसरी देखी, एक आपको शर्ट पसंद आ गई, लेकिन आपने कहा नहीं यार हो सकता है इससे भी अच्छी मिल जाए। आप आगे जाए, एक और पसंद आए, आपके नहीं हो सकता इससे भी अच्छी मिल जाए। तो आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन शर्ट्स देखते रहे। बाद में आपने कहा वो जो पहले दिन देखी थी ना वही अच्छी थी, तो आप पहले दिन वाली लेने आए तो वो बंदा के वो तो सेल हो गई है। तो ये इन टाइप्स ऑफ डिसीजंस में रैशनैलिटी नहीं बल्कि हम बाउंडेड रैशनैलिटी अप्रोच को यूज करते हैं। सो वन अप्रोच रैशनैलिटी, सेकंड बाउंडेड रैशनैलिटी। आपके माइक में ऑन कर रहा हूँ। इन दो अप्रोचेस से रेलेवेंट जो पॉइंट है, जो कोई कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करें, बात करें, इससे रेलेवेंट कोई चीज शेयर करें। जी स्टूडेंट्स, इट्स योर टर्न जी। मैंने आपके माइक्स को अलाउ किया है, आप लोग खुद अपने माइक्स को अनम्यूट करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं। चैट पे भी कर सकते हैं। अभी ड्यूरिंग द सेशन जी कुछ लोगों ने हैंड रेज भी किया था, काइंडली वो लोग क्वेश्चन कर लें। अगर आप ड्यूरिंग द सेशन भी, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, माइक नहीं भी मिलता, आप क्वेश्चन को चैट में लिख दें, मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। स्टूडेंट्स प्लीज। ओके जी, आप चैट में मुझे क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट मूव ऑन कर रहा हूँ अपनी थर्ड अप्रोच की तरफ। थर्ड अप्रोच डिसीजन मेकिंग की है जी, इंट्यूशन। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग और द रोल ऑफ इंट्यूशन इन डिसीजन मेकिंग। इंट्यूशन बोलते हैं जी गट फीलिंग्स को। अगर हम जनरली, मैं थोड़ा सा इसके वो रियल मीनिंग्स नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए एक टर्म यूज कर रहा हूँ जिसको हम इंट्यूशन के साथ लिंक करते हैं। तो दैट इज, यू कैन से, जिसको हम आसान सादा अल्फाज में सिक्स सेंस अपने डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं। छठी हिस्स, कि यार मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है, मेरी छठी हिस्स ये कह रही है। असल में वो सिक्स सेंस क्या होती है, वो छठी हिस्स क्या होती है? वो सिक्स सेंस हमें कोई नाउजुबिल्ला इल्हाम नहीं होता, कोई नाउजुबिल्ला वही नहीं नाजिल होती, बल्कि वो हमारी अपनी ही गट फीलिंग्स होती हैं। वो मेरी अपनी ही एक्सपीरियंस, मेरी अपनी ही फीलिंग्स की बेस पे मुझे कुछ लग रहा होता है और मैं कहता हूँ मेरी छठी हिस्स ये कह रही है, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है। वो मेरे एक्सपीरियंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे इंटरेस्ट, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग, मेरी जो सोच है, इन सब की बेस पे वो मेरी, यू कैन से, गट फीलिंग होती है कि मुझे लगता है ये ऐसा हो जाना है और ऐसा हो जाता है। मैं कहता हूँ मुझे पहले ही लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा, उसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी अक्सर डिसीजन लेते हुए इंट्यूशन को यूज करते हैं, स्पेशली तब जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, जब आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ना हो, जब आपको ज्यादा उस प्रॉब्लम के बारे में क्लियर नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेफिनेटली फिर डिसीजन लेने के लिए आप अपनी पर्सनल गट फीलिंग्स पे रिलाई करते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उस
के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती है. सो मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्यूमुलेटेड जजमेंट. आपकी जो जजमेंट होती है, आपकी जो अपनी एक्सपर्टीज होती हैं, उनको हम इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग बोलते हैं. इंट्यूशन को परसेप्शन कहा जा सकता है या नहीं? परसेप्शन से ज्यादा यू कैन से कि इंट्रिंसिक होती है इंट्यूशन. परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन होती है जो चीज मैंने देखी, जिसके बारे में कुछ पढ़ा, उसको जो मैंने अंडरस्टैंड किया, वो मेरी परसेप्शन है. मतलब मैंने किसी की कोई बात किसी ने मुझे कही और उस बात को मैंने क्या समझा, उसको क्या अंडरस्टैंड किया, वो मेरी परसेप्शन होती है. इंट्यूशन परसेप्शन नहीं होती. इंट्यूशन टाइम के साथ डिवेलप होती है. इंट्यूशन एक्सपीरियंस के साथ मेरी गट फीलिंग्स डिवेलप होती हैं. मुझे जो पर्सनल हम कह लें कि एक्सपर्टीज और मेरी अपनी जजमेंट, मेरी अपना एनालिसिस, मेरी अपनी जो सा है वो टाइम के साथ इस चीजों को देखने की, समझने की और चीजों के बारे में जो राय कायम होती है, हम उसको इंट्यूशन बोलते हैं. मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशंस में यस वो इंट्यूशन को यूज करते हैं, और इंट्यूशन को यूज करना दैट इज नॉट समथिंग रॉन्ग, बट इन फैक्ट इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस की वैलिडिटी, उनकी एक्यूरेसी, वो भी मोर और लेस ठीक होती है. यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज को प्रेफर करती हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग आए. वो एक्सपीरियंस्ड लोगों को ज्यादा पे करती हैं, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स को ज्यादा पे किया जाता है, इसीलिए कि उनका एक्सपीरियंस के साथ जजमेंट डेवलप हो जाती है. एक्सपीरियंस के साथ साथ चीजों को देखने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है. तो अगर तो सपोज यही जैसे हमने डिसीजन लिया वो सारी कैलकुलेशंस करके, उस तरह तो किसी भी बच्चे को भी डिसीजन लेने का बताया जाए, उसको पता ही है ऑप्शन में से जिसके नंबर ज्यादा है वही वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है. ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता है. ऑर्गेनाइजेशन में तो पोजीशंस इतनी क्लियर नहीं होती हैं. वहां पे तो आपको अपनी पर्सनल जो जजमेंट्स हैं उन्हीं पर रिलाई करना होता है. तो इसलिए इंट्यूशन को नॉर्मली यूज किया जाता है, प्रेफर भी किया जाता है, लेकिन वहां पे जहाँ पे इंफॉर्मेशन ना हो. ये नहीं कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और मैं कहूँ नहीं जी मैंने तो इस इंफॉर्मेशन पे नहीं, मैंने तो अपनी बात माननी, मुझे ये लगता है, मेरा दिल ये कहता है, ये गलत होगा. दैट इज नॉट राइट अप्रोच. इंट्यूशन ये है कि जहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ज्यादा मुझे उसके बारे में पता नहीं है, तब मैं जो सा है वो फिर अपनी पर्सनल जजमेंट पे रिलाई करूंगा. इसको इंट्यूशन बोलते हैं. इंट्यूशन यूज करने से बिजनेस में सक्सेस के चांसेस कम नहीं होंगे. क्यों? देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि इंट्यूशन को आपने वहां पे यूज करना है वैस जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है. आपको एक चीज के बारे में, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज हमारे 2 मंथ्स अगो ये कोविड का सिनेरियो आया, पैंडेमिक आया, कोरोना आया, इसके बारे में किसी पर्सन को नहीं पता. किसी पर्सन को इसके बारे में पास्ट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है. अब अगर मैं इंफॉर्मेशन की बेस पे वेट ही करता रहूं कि मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं कुछ डिसीजन लूंगा, तो वो तो आप टाइम जाया कर लेंगे. ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स ने ऐसा तो नहीं किया. अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जब ऐसी सिचुएशन आए, ऐसा सिनेरियो हो, किसी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां पे इस तरह का लॉकडाउन और ये सारे सिनेरियोज हो, तो क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, वो फिर मैनेजर्स ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जजमेंट पे डिसीजन लिए, और जिन्होंने लिए वो उसको फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ. क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है. अगर आप डिसीजन अपनी इंट्यूशन पे नहीं लेंगे तो इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे तो टाइम डेफिनेटली गुजार लेंगे.
अगर इंट्यूशन की बेस पे किए हुए डिसीजंस गलत हो जाएं फिर मैनेजर्स क्या करते हैं? डेफिनेटली करना क्या है, वो उसको रेटिफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे गलती हुई, क्यों गलती हुई, और उसको करेक्ट करते हैं, उसको ठीक करते हैं। इंट्यूशन की बेस पे डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, समटाइम इंफॉर्मेशन की बेस पे भी हो सकते हैं, लेकिन इंट्यूशन आपको यूज करना है। जी बिल्कुल, इंट्यूशन गलत हो सकती है लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर तो इंफॉर्मेशन है तो रैशनैलिटी अप्रोच या बाउंड्री रैशनैलिटी यूज करें, अगर है ही नहीं तो आपके पास इंट्यूशन ही चॉइस है, कोई और चॉइस नहीं है। तो डिसीजन ना लेना ये एक चॉइस है, दूसरी तरफ ये डिसीजन लेना अपनी पर्सनल गट फीलिंग्स की बेस पे। तो डेफिनेटली आप कंपेयर कर सकते हैं कि डिसीजन ना लेना बेहतर है या डिसीजन लेना अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वो बेहतर है। सो इंट्यूशन में क्या आता है? एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन, एक्सपीरियंस की बेस पे अफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजन। अफेक्ट का मतलब है फीलिंग्स, फीलिंग्स आपकी इमोशंस, आपको क्या ठीक लग रहा है, ये उस बेस पे है। कॉग्निटिव बेस्ड, कॉग्निशन बोलते हैं नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल्स, मेंटल रिलेटेड। सो वो डिसीजन जो आप अपने माइंड, अपनी मेंटल, अपने पर्सनल जो आपका नॉलेज है उसकी बेस पे ले रहे हैं तो वो कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन इंट्यूशन है। सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग, ये वो सिक्स सेंस वाली बात है, लाशऊरी तौर पे सब कॉन्शियस, कि मुझे लाशौरी तौर पे लग रहा है कि यार ये गलत हो जाना है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये सब कॉन्शियस है। वैल्यूज और एथिक्स बेस्ड डिसीजन, वैल्यूज मेरी पर्सनल वैल्यूज की क्या है, ये उस बेस पे है। सो इंट्यूशन में एक्सपीरियंस भी आता है, इंट्यूशन में फीलिंग्स भी आती हैं, इंट्यूशन में नॉलेज भी आता है, इंट्यूशन में सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग भी आती है, और वैल्यूज या एथिकल डिसीजंस वो भी आते हैं। तो इन सब चीजों पे जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन के चांसेस भी ठीक होने के ज्यादा ही होते हैं, इसलिए क्योंकि उस केस में आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। रिस्की है, लेकिन फिर वही बात कि रिस्क लेना है क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। जहां पे रैशनैलिटी अप्रोच यूज की जा सकती है वहां पे रैशनैलिटी यूज करनी है। ये ठीक नहीं होगा कि एक मैनेजर इंफॉर्मेशन सर्च करने की बजाय इस चीज को प्रेफर करे कि मैंने किसी की सुननी नहीं, मैंने तो जो दिल कहता है वही करना है, मुझे जो ठीक लग रहा है मैंने वो करना है, या मेरा तजर्बा है मैंने अपने तजर्बे की बेस पर डिसीजन लेना है। तो ये गलत अप्रोच होगी। वहां पे जहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आपने अपने पर्सनल नॉलेज की बेस पे, पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे डिसीजन लेना है। वहां पे फिर इंट्यूशन जो सी अप्रोच है ये बेस्ट सूटेबल है। तो यही बात हम कर रहे थे कि ये अप्रोचेज में कोई अच्छी या बुरी अप्रोच नहीं है, बल्कि ये अप्रोच डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन में, डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होती है। एक सिचुएशन में रैशनैलिटी अप्रोच बेहतर होगी, दूसरी में बाउंड्री रैशनैलिटी बेहतर होगी, तो किसी में इंट्यूशन बेहतर होगी। तो मैनेजर ने यही डिसाइड करना होता है मुझे इस सिचुएशन में किस तरह डिसीजन लेना है। जी ये 3 कॉमन टाइप्स हैं। एक और हमारी अगर आपसे बुक में शेयर करूं तो जी एक और भी अप्रोच यूज होती है डिसीजन मेकिंग की, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। एविडेंस बेस्ड नाम से भी क्लियर हो रहा है कि इसमें हम जो डिसीजन लेते हैं वो एविडेंस की बेस पे लेते हैं, वो रिसर्च की बेस पे लेते हैं, वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस की बेस पे लेते हैं कि भाई इस सिचुएशन में लास्ट ईयर इस कंपनी ने ये
डिसीजन लिया था, उसके क्या रिजल्ट्स आए थे, उनकी बेस पे आप वो वाला डिसीजन लेते हैं। सो एविडेंस कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने 2011 में जब ये हालात थे तो ये किया, तो मैं अब इस हालात में ऐसा करूंगा, कि एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट है। द सिस्टमैटिक यूज ऑफ बेस्ट अवेलेबल एविडेंस टू इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब दूसरी कंपनीज के, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रैक्टिसेस, उनके एविडेंस को सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। इसको एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट स्टाइल बोलते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं नेटफ्लिक्स के सीईओ का बताइएगा, मुझे नहीं जी पता इसका स्पेसिफिकली नेटफ्लिक्स के सीईओ का क्या केस है या इसकी किस बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप इसको बता दें, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज मैं उसको रिव्यू कर लूंगा कि नेटफ्लिक्स के सीईओ का क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो जी ये फोर टाइप्स ऑफ हमारी फोर अप्रोचेस हैं डिसीजन मेकिंग की। ये हमने फोर अप्रोचेस पढ़ी हैं जी। रैशनैलिटी, बाउंड्री रैशनैलिटी, इंट्यूशन एंड देन एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, जिसमें हम एविडेंस की बेस पे दूसरी कंपनीज की पास्ट प्रैक्टिसेस की बेस पे कोई अप्रोच यूज करते हैं। एक पॉइंट इसमें जी बाउंड्री रैशनैलिटी में है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का, कि हमारे डिसीजन को ये एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। इसको हम आगे एरर्स एंड बायसेस में भी पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट है जी इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, escalation of commitment and increased commitment to a previous decision despite evidence that it may have been wrong. हम अपने डिसीजंस के साथ लॉयल होते हैं। लॉयल होने का मतलब है हम उनके साथ अपनी कमिटमेंट को प्रोलॉन्ग करते हैं, इवन हमें पता चल भी जाए कि हमारा डिसीजन रॉन्ग था, मुझसे गलती हो गई, मैं उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की बजाय इसी कोशिश में लगा रहता हूं कि मैं अपने उस डिसीजन को किसी तरह सही साबित कर दूं। वी कॉल दिस एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट को प्रोलॉन्ग करना अपने प्रीवियस डिसीजन के साथ, ये बात फाइंड आउट होने के बावजूद कि वो डिसीजन गलत था, होना ये चाहिए कि आप उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करें, आप उस डिसीजन को छोड़ दें और आगे चल पड़े। लेकिन हम उस डिसीजन को, जो मुझसे गलत डिसीजन हो गया, मैं उसको सही प्रूफ करने के लिए नेक्स्ट डिसीजन भी उसी के अकॉर्डिंग लूंगा, तो उससे मेरा अगला डिसीजन भी गलत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इस चीज को बड़ा क्लियर होना चाहिए, अपने डिसीजन के साथ इतना कमिटेड ना हो कि वो गलत भी है तो आप उसको सही करने के लिए और गलतियां करें, ऐसे नहीं हो। उसको फाइंड आउट करें, उसको आप जो सा है वो छोड़ दें और आगे चल पड़े। इसको इस एंगल से आप वो ले सकते हैं। एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट मैंने बताया है जी। एविडेंस बेस ये है कि आप पास्ट में जो दूसरी कंपनीज के डिसीजंस हैं उनको देखते हैं कि किस
टाइम पे किस कंपनी ने क्या डिसीजन लिया, उसके अकॉर्डिंग आप भी सिलेक्ट करते हैं कि इस टाइम पे इस कंपनी ने ये किया था और उसके ये इफेक्ट्स, ये रिजल्ट्स आए थे, तो उन रिजल्ट्स की बेस पे आप भी ऐसे करते हैं। जैसे एक सपोज एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए ये वाली स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दी, तो अब मेरे पास एविडेंस है कि भाई ये मेरी रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट ने एक ये वाली ऑफर से अपनी सेल बढ़ाई है, तो मैं भी वो वाली ऑप्शन, वो वाली जो है स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। इसको हम एविडेंस बेस बोलते हैं कि जो किसी और कंपनी की प्रैक्टिस से प्रूफ है, जिसका एविडेंस अवेलेबल है कि इस कंपनी ने ऐसा किया और इसका ये रिजल्ट आया, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं, इसको एविडेंस बोलते हैं। सो ये अप्रोचेस को आप जी रिव्यू कर लीजिएगा। देन हम मूव ऑन करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस। टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है और उनके लिए टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस ही हम नॉर्मली यूज करते हैं। जी मैं इसके बाद माइक ऑन करता हूँ, ये भी हम क्विकली साथ डिस्कस कर लें, फिर आपका माइक ऑन करता हूँ। टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं जी। कॉमनली हम प्रॉब्लम्स को दो तरह से डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स जो रूटीन की होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो क्लियर होती हैं, जो बार बार आती हैं, जिनके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हम उनको स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। जिन प्रॉब्लम के बारे में समझना आसान होता है, वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो है जो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो पहले कभी नहीं आई, ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में आपको नहीं पता, ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम जो यू कैन से कि इन डिटेल उसमें क्या करना है वो हमें नहीं पता। वी कॉल सच प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। सो एक कंपनी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम जो रूटीन की होती हैं, जो अक्सर आती हैं, जो सिंपल होती हैं, जिनके बारे में पता होता है, वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। लाइक एक कंपनी में मशीन है, उस मशीन की मोटर पे वो बेल्ट चल रहा है, वो बेल्ट टूट जाता है, वो बेल्ट का टूटना वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है कि अक्सर बेल्ट टूट जाता है। बेल्ट टूट गया है तो क्यों टूटा है या क्या करना है, ये बात पता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके बारे में कुछ यू कैन से ऐसा हमारे पास नहीं है कि जिसको हम समझ ना सकें या हमें पता ना हो। तो लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम जो पहली दफा आई है, जो पहले कभी नहीं हुआ, लाइक वो मशीन की यू कैन से कंप्यूटर ही ऑपरेट नहीं हो रहा, कंप्यूटर खराब हो गया, स्पार्क हो गया, तो वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है, तो वो मेरे लिए अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगी कि वो प्रॉब्लम पहले ना आई है, ना उसके बारे में मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। सो वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम which is involves goals that are clear or familiar, have occurred before। ऐसी प्रॉब्लम जिन किससे हम फेमिलियर हैं, occurred before, पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी ये प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। are easily and completely defined, उन प्रॉब्लम्स को easily और completely define किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम इज अवेलेबल एंड कंप्लीट, और उस प्रॉब्लम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि यार बेल्ट टूट गया है तो बेल्ट टूट जाए तो क्या करना होता है, उसके बारे में पता है। वहां पे स्टोर में जाएं, नया बेल्ट लें, मशीन को लगा दें, मशीन चल पड़ेगी। ये जो सा है वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के लिए नॉर्मली जो डिसीजंस हैं वो भी रेडीमेड होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर आती रहती है, तो पहले भी आई है, तो जब पहले प्रॉब्लम आई थी तो हमने क्या डिसीजन लिया था, इस दफा भी प्रॉब्लम आई है तो डिसीजन नए सिरे से लेने की जरूरत नहीं है। वो डिसीजन जो पहले लिया था उसी को रिवाइज कर देंगे। हम इनको रेडीमेड डिसीजंस बोलते हैं, हम इनको प्रोग्राम्ड डिसीजंस बोलते हैं। ऐसे डिसीजंस जो प्रोग्राम्ड है, मतलब पहले से लिए हुए हैं। बेल्ट टूट गई है तो मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है। बेल्ट टूट गई है तो सारा यूनिट बंद करके अपने दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है कि बेल्ट टूट गया अब क्या करें, कुछ नहीं करना।
इसका डिसीजन क्या है, वो ऑलरेडी है कि बेल्ट टूट जाए तो भाई रिक्वेस्ट फॉर्म दें स्टॉक कीपर को, उसको पुराना टूटा हुआ बेल्ट दें, उससे नया बेल्ट ले लें, मशीन को लगा दें, दैट्स इट। ये प्रोग्राम्ड डिसीजन है, रेडीमेड डिसीजन है। इस डिसीजन को लेने के लिए कोई इन दोबारा वो स्टेप्स डिसीजन मेकिंग के फॉलो नहीं करने, दोबारा से आपने इंफॉर्मेशन सर्च नहीं करनी, बल्कि आपने सिंपल उसको फॉलो करना है। इन टाइप्स ऑफ डिसीजन को हम प्रोग्राम डिसीजन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजंस हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड पॉलिसीज। प्रोसीजर, रूल एंड पॉलिसी, ये डिसीजंस हैं जो हमने स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के लिए लिए होते हैं, और जब भी वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आती है तो हम इनको रिपीट करते हैं, इनको फॉलो करते हैं अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बोलते हैं जी एक काम को करने का तरीकाकार, कि कोई काम करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीका क्या है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक मशीन का बेल्ट टूट गया है, तो बेल्ट टूट जाए तो फिर प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप एक फॉर्म लेंगे, जिस फॉर्म पे आप रिक्वेस्ट करेंगे स्टॉक कीपर को, उसको स्टोर कीपर को आप उस फॉर्म पे लिख के देंगे कि बेल्ट टूट गया है, ये बेल्ट की रिक्वेस्ट लिखेंगे, बेल्ट की टाइप लिखेंगे, और साथ में पुराना बेल्ट देंगे, वो आपको नया बेल्ट दे देगा। ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर, अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स that a manager can use to respond to a structured problem. Series of interrelated steps. So ये series of steps है कि पहले स्टेप में फॉर्म लें, दूसरे स्टेप में उसको फिल करें, तीसरे स्टेप में पुराना टूटा हुआ बेल्ट साथ लें, वो टूटा हुआ बेल्ट फॉर्म के साथ स्टोर कीपर को दें, वो आपको नया बेल्ट दे देगा। ये स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये प्रोसीजर है, ये तरीकाकार है। रूल, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए हमने रूल्स बनाए होते हैं। रूल इज एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट लिमिट्स what a manager or employee can do or cannot do. Rule is a clear explicit line, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। जैसे जब तक पुराना टूटा हुआ बेल्ट नहीं देंगे नया बेल्ट नहीं मिलेगा, ये रूल है। तो आपने उसके लिए जो सा है वो रूल बना दिया, आपने उसके लिए क्या किया, क्लैरिफाई कर दिया कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। आप उसको एक्सप्लिसिट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप जो सा है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये रूल्स कहलाते हैं। देन पॉलिसी क्या है? रूल और पॉलिसी में थोड़ा डिफरेंस है। रूल्स क्लियर कट होते हैं, डिफाइंड होते हैं, उनमें किसी तरह की कोई एम्बिगिटी नहीं होती, उसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होती, किसी तरह का कुछ भी आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे रूल है टूटा बेल्ट देंगे तो न्यू बेल्ट मिलेगा, ये जो सा है वो रूल है। टूटा हुआ बेल्ट नहीं है तो नया नहीं मिलना है, ये रूल है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। पॉलिसी होती है जिसमें आप जनरल गाइडलाइन देते हैं और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पर्सन खुद थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। वो क्लियर कट नहीं होता, वो एक
यू कैन से गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं। जैसे हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, हम सोल्ड आइटम्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। पॉलिसी का मतलब ये गाइडलाइन है, जनरल है, कि जब कस्टमर चीज सेल की हुई वापस लेके आएगा तो हम उसको चेंज कर देंगे, लेकिन हर चीज को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वहां पे उस दुकानदार ने, सेलमैन ने इस चीज को चेक करना है कि जो चीज हमने बेची है ये यूज करके तो नहीं लिया है, इसके साथ बिल अवेलेबल है, इसके ऊपर टैग लगा हुआ है, ये 14 डेज के अंदर आया है, ये पॉलिसी है, ये हमारी एक्सचेंज पॉलिसी है। अभी एक्सचेंज पॉलिसी मतलब रूल्स नहीं है, चेंज हो सकते हैं। सपोज यही बात अगर वो 14 दिन की हम बात कर रहे हैं, 14 डेज के अंदर एक्सचेंज होगा, तो जब अगर जैसे लॉकडाउन हो गया था, दुकानें बंद हो गई 14 दिन, 15 दिन या महीने के लिए, तो महीने बाद ही वो पर्सन कस्टमर लेके आया, तो हम महीने बाद भी प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक महीना दुकानें ही बंद रही हैं। ये रूल नहीं है, बल्कि ये पॉलिसी है। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन, एक टाइप है जी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, जो रेडीमेड, जो आपके कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो अक्सर आती हैं, और उनके लिए डिसीजंस हैं प्रोग्राम डिसीजन, जो नॉर्मली उन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए हमने डिसीजंस लिए हुए हैं। कि कंपनी को आइटम सेल करने के बाद कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टमर लेके आ जाता है भाई इसको एक्सचेंज करें, तो बजाय हर दफा डिसीजन लें कि कस्टमर प्रोडक्ट लेके आया, चेंज करनी है कि नहीं करनी, आपने ये तय कर दिए, आपने प्रोसीजर बना दिए हैं, आपने रूल्स बना दिए हैं, आपने पॉलिसी बना दी। आपने एक दफा पॉलिसी बना दी एक्सचेंज की, जो भी सेलमैन है उसने उस पॉलिसी को फॉलो करना है, उसको अब वो डिसीजन लेने आसान होंगे, हर दफा उस डिसीजन को लेने में एफर्ट्स बार बार नहीं करना पड़ेगी। दूसरी जी, जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है और डिसीजन है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम जो न्यू है, जो अनयूजुअल है, और फॉर विच इंफॉर्मेशन इज एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट, जिनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम जिनके लिए कस्टम मेड नए डिसीजन लेने की जरूरत है, पहले डिसीजंस अवेलेबल नहीं है क्योंकि पहले कभी वो प्रॉब्लम आई ही नहीं, उनके लिए फिर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, नए डिसीजंस, डिसीजंस दैट आर यूनिक एंड नॉन रेकरिंग, जो कि नॉन रेकरिंग है, रिपीट नहीं होते हैं, यूनिक है, नए डिसीजन लेने की जरूरत है, ऐसे डिसीजन जो यूनिक रिस्पॉन्स लेते हैं। सो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो कोई नई प्रॉब्लम जो पहले ना आई हो, नई प्रॉब्लम है, और उसके लिए डिसीजन भी नया लेना है। सो ये दो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और दो टाइप्स ऑफ डिसीजन। मीटिंग का सेशन का टाइम एंड हो रहा है जी, मैं रीज्वाइन करता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में सिर्फ आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा, आगे बात यहाँ पढ़ेंगे नहीं। मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, काइंडली जल्दी से इसको ज्वाइन करें, और जो क्यूरी है, जो बात समझ नहीं आई, जो बात करना चाह रहे हैं वो करें। मैं इसको एंड करके तो रीज्वाइन कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।